जग्गू एक सीधा साधा नौजवान था। वो टांगा चलाता था। जग्गू, मुझे फतेहगंज जाना है, कितनी देर में चलेगा? बैठ जाओ मौसी, 3-4 सवारी और हो जाए, फिर चलते हैं। टांगा चलता जाता और गांव के लोगों के बीच सफर के दौरान बातें होती। ढाके राम की लड़की बाबू राम के लड़के के साथ भाग गई। ढाके राम रुद्रपुर ढूंढने गए हैं दोनों को। अब लड़के लड़कियों को मोबाइल दिलाओगे तो यही होगा ना, मोबाइल ने बिगाड़ा है औलादों को। एक बात बताओ मौसी, जब मोबाइल नहीं था तो क्या इस तरह की घटनाएं नहीं होती थीं? जिन्हें बिगड़ना ही है उन्हें कौन रोक लेगा? और फिर एक साथ भागने में बिगड़ना क्या? प्रेम करते थे एक दूसरे से, साथ रहना चाहते थे, इसलिए भाग गए। अगर गांव में साथ में रहने की आजादी मिल जाती तो भागना भी नहीं पड़ता। अरे जग्गू, तुम इतने शांत क्यों बैठे हो? तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़ी कि नहीं? अभी तो बात आगे नहीं बढ़ी है चाचा। सोनपुर से जो रिश्ता आया था उनका अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया है। मैं तुम्हारी शादी करवाता हूँ। मीरगंज गांव की लड़की है, 5 भाइयों की अकेली बहन है। रविवार को तुम मेरे साथ लड़की के घर चलना। रविवार वाले दिन जग्गू जुम्मन चाचा के साथ लड़की के घर गया। लड़की सुंदर थी। जग्गू ने उसे देखते ही पसंद कर लिया। कुछ ही दिनों में जग्गू के घर दुल्हन आ गई। लड़की का नाम अन्नपूर्णा था। अन्नपूर्णा बोलने में एकदम तेज और खाने में भी सबसे आगे रहती थी। आज शाम को जब घर आओ ना तो मेरे लिए 2 किलो इमरती लेते आना। अरे बेटा, बीच में टांगा रोक कर कहाँ जा रहे हो? बस 5 मिनट रुकिए मौसी, घर वालों ने इमरतियाँ मंगाई है। बंसी भैया, 2 किलो इमरती पैक कर दो। लगता है आज भोजन की जगह इमरती ही खाओगे। मैं नहीं खाऊंगा, मेरी पत्नी खाएगी। जग्गू इमरतियाँ लेकर घर पहुँचा। ये लो अन्नपूर्णा, तुम्हारी इमरतियाँ। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। खाना नहीं बनाया है मैंने, गोभी रखी है, काट के छौंक दो और आटा मारकर रोटियां सेक लो। जग्गू ने सोचा खाना बनाने से पहले वो कुछ इमरतियां खा ले, लेकिन जैसे ही जग्गू ने इमरती को हाथ लगाया, अन्नपूर्णा ने उसे रोक दिया। तुम मेरी इमरतियां क्यों खा रहे हो? क्या अपने लिए इमरती लेकर नहीं आए? अरे हाँ, मैं अपने लिए तो लाना भूल ही गया, माफ करना, मैं खाना बनाकर ही खा लेता हूँ। अगले दिन जब सुबह को जग्गू टांगा लेकर घर से निकलने ही वाला था तो अन्नपूर्णा बोली, आज शाम को जब घर लौटो तो 2 किलो इमरती, 1 किलो रबड़ी और आधा किलो बर्फी लेकर आना। उस दिन भी शाम को जग्गू अन्नपूर्णा का बताया सारा सामान लेकर पहुंच गया। जग्गू खुद खाना बनाता और अन्नपूर्णा रोज महंगी महंगी मिठाइयाँ खाती। जग्गू अपनी बीवी की सुंदरता के मोह पाश में बंधा हुआ था, इसीलिए वो अपनी बीवी की हर मांग को स्वीकार कर लेता और घर का काम ना करने पर भी क्रोधित नहीं होता। लेकिन अन्नपूर्णा की मांगे बढ़ती ही जा रही थी। जग्गू की इनकम सीमित थी, इसलिए एक दिन जग्गू कठिनाई में पड़ गया। कल मैं माँ अन्नपूर्णा की पूजा करूंगी और उसके लिए 11 तरह की मिठाइयों का भोग लगाऊंगी। आपको ये 11 तरह की मिठाइयाँ लानी है। अन्नपूर्णा ने जग्गू को मिठाइयों की लिस्ट पकड़ा दी। सभी मिठाइयों की मात्रा 1-1 किलो थी। जग्गू ने उस दिन 3 चक्कर एक्स्ट्रा लगाए, लेकिन फिर भी वो 11 किलो मिठाई के पैसे नहीं जुटा पाया। जग्गू अपने दोस्त के घर पहुंचा। शंकर, मुझे 500 रुपए उधार दे दो, मैं तुम्हें कल लौटा दूंगा। कोई जल्दी नहीं है जग्गू, आराम से लौटा देना। जग्गू ने उधार लेकर पैसे जुटाए, लेकिन 1 किलो मिठाई फिर भी कम पड़ गई। मेरे पास 10 तरह की मिठाई है। अगर तुम्हें 11वीं मिठाई भी चाहिए तो तुम्हें शहर जाना होगा। अगर मैं शहर जाऊंगा तो किराया खर्च होगा, रात होने वाली है, मेरे पास पैसे भी बहुत कम बचे हैं। क्या पता शहर में मिठाई कितनी महंगी मिले। जग्गू 10 किलो मिठाई लेकर ही घर पहुंचा। आज तुमने बहुत देर कर दी, मैं कब से पूजा करने के लिए बैठी हूँ। मिठाई का इंतजाम करने में जरा देर लग गई, ये रहा तुम्हारा सामान। अन्नपूर्णा ने मिठाई खोलकर देखी। ये क्या, 11वीं मिठाई कहाँ है? वो दरअसल 11वीं मिठाई गांव में मिली नहीं, उसके लिए शहर जाना पड़ता। तो शहर चले जाते। शहर जाता तो किराया भाड़ा खर्च होता, मिठाई के लिए पैसे ही नहीं बचते। हमारे घर के पूर्वजों के समय से ये पूजा होती आ रही है। हर बार 11 तरह की मिठाइयाँ होती हैं। तुमने मेरी पूजा तोड़वा दी। तुम मेरी मांगे पूरी नहीं कर पा रहे। मैं मायके जा रही हूँ। नहीं अन्नपूर्णा, मायके मत जाओ, मैं तुम्हारी हर मांग पूरी करूंगा। मैं तांगा चलाना छोड़कर कोई और काम शुरू करूंगा। तुम मिठाई बनाने का काम शुरू करो
और अभी फिलहाल जो पैसे तुम्हारे पास बचे हैं उनसे 1 किलो इमरतियाँ और ले आओ। 11 तरह की मिठाई ना सही, 11 किलो ही सही। अन्नपूर्णा ने 11 किलो मिठाई का भोग लगाया और अगले दिन सारी मिठाई अकेले ही खाई। ये मिठाई आदमी नहीं खा सकते, देवी माँ का प्रसाद केवल औरतों के लिए ही होता है और इस घर में मैं अकेली महिला हूँ। जग्गू ललचाता रह गया और अन्नपूर्णा सारी मिठाई खा गई। जग्गू ने अपना तांगा बेचकर मिठाई की दुकान शुरू की। रात में दुकान बंद करने के बाद जग्गू अन्नपूर्णा के लिए कोई न कोई मिठाई लेकर पहुंचता। ज्यादातर अन्नपूर्णा इमरतियां ही मंगाती थी। आप बहुत कम इमरतियां लेकर आते हो, मैं अब हर शाम दुकान पे ही आ जाया करूंगी। अन्नपूर्णा ने दुकान पर जाना शुरू कर दिया। जग्गू जितनी मिठाई बनाता आधी तो अन्नपूर्णा ही खा जाती। जग्गू को धंधे में घाटा होता जा रहा था। फिर भी पत्नी कहीं मायके न चली जाए, इस डर से जग्गू ने अपनी जान पहचान के लगभग सभी लोगों से कर्ज लेकर मिठाई बनाने का काम जारी रखा। लेकिन ऐसा कब तक चलता? आखिरकार एक दिन सारे कर्जदार जग्गू के घर पहुंच गए। जग्गू, तुम भले आदमी हो, ये सोचकर हमने तुम्हें पैसे दे दिए, लेकिन तुम तो कर्ज लेकर भूल ही गए। अब या तो हमारा कर्ज लौटा दो या ये मकान खाली करो। तुम्हारा घर बेचकर हम अपना पैसा वसूल करेंगे। जग्गू के पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए उसका घर बिक गया और सारे कर्जदार अपने अपने पैसे लेकर लौट गए। क्या तुम कुछ दिन किसी झोपड़ी में रह लोगी? मैं शहर जाकर काम करूंगा और वहाँ से पैसा इकट्ठा करके लाऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। मैं झोपड़पट्टी में नहीं रहने वाली, और फिर मैं खाऊंगी क्या? अब तो तुम्हारे पास पैसे के नाम पे एक ढेला भी नहीं है। मैं तो मायके जा रही हूँ। अन्नपूर्णा जब मायके जा रही थी तो बंसी हलवाई की नजर उस पर पड़ी। अरे जग्गू की पत्नी, कहाँ जा रही हो? और जग्गू कहाँ है? अब मेरा जग्गू से कोई संबंध नहीं, वो तो कंगाल हो चुका। ये लो 100 रुपए और मुझे इमरती खिलाओ। बंसी हलवाई अन्नपूर्णा की सुंदरता पर मोहित हो गया। मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा और मेरे पास मिठाई की कोई कमी नहीं है। अब तो मेरी दुकान में 15 तरह की मिठाइयाँ हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शादी कर लो, जितनी इमरती चाहोगी खाने को मिलेंगी। अन्नपूर्णा को तो बस ऐशो आराम और खाने पीने से ही मतलब था। उसने बंसी हलवाई से शादी कर ली। जग्गू ने सोचा कि वो शहर जाकर पैसे कमाएगा और फिर अन्नपूर्णा को अपने पास वापस बुला लेगा। लेकिन जब जग्गू को पता चला कि अन्नपूर्णा ने दूसरी शादी कर ली तो उसकी प्रेरणा ही टूट गई। जग्गू को अपने खर्चे के लिए तो पैसे कमाने ही थे, इसलिए उसने अपने पुराने टांगा चलाने वाले धंधे पर वापस लौटने की सोची। जग्गू के पास घोड़ा खरीदने के लिए रुपए भी नहीं थे। वो जंगल में किसी जंगली घोड़े की तलाश में गया। काफी खोजने पर भी उसे कोई घोड़ा नहीं मिला। वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। घोड़ा न सही, कोई गधा या खच्चर ही मिल जाए, वरना तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। जग्गू की नजर अपने सामने के पेड़ पर गई। उस पेड़ के तने में कोई इंसान जैसी आकृति दिख रही थी। जग्गू ने एक मजबूत लकड़ी से पेड़ के तने को कुरेदना शुरू किया। जग्गू पेड़ के तने से उस इंसान जैसी आकृति को बाहर निकालना चाह रहा था, लेकिन पेड़ के तने में से एक पूरा आदमी ही बाहर निकल पड़ा। शुक्रिया बेटे, तुमने मुझे कैद से मुक्त कर दिया। आप कौन हैं और इस पेड़ में कैसे कैद हो गए? मेरा नाम रामदास है। मेरी एक बेटी थी, लेकिन उसे एक लाइलाज बीमारी हो गई थी। वैद्य ने बताया कि केवल किसी 1000 साल पुराने नाग के विष से ही मेरी बेटी ठीक हो सकती है। मैं नाग की खोज में जंगल आ गया। मुझे जंगल में एक इमरती एक्सप्रेस मिली। वो जंगल में कुछ आगे ही है। मैं अभी तुम्हें उसे दिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम मेरी पूरी कहानी सुन लो। इमरती एक्सप्रेस को मैंने वहीं छोड़ दिया, क्योंकि मेरा लक्ष्य अपनी बेटी को बचाना था। जिस वैद्य से मेरी बेटी का इलाज चल रहा था वो मर गया, लेकिन उसने नाग के विष से बेटी का उपचार कैसे होगा ये विधि मुझे बता दी थी। मैं अपनी बेटी को जंगल में साथ लेकर घूमने लगा। आखिरकार मुझे 1000 वर्ष पुराना नाग मिला। मैंने उस नाग को मारकर उसका विष निकाल लिया और विष को अपनी बेटी की नाक, कान, आँखों और मुंह में डाल दिया। मेरी बेटी ठीक हो गई, लेकिन उस नाग के साथ ही एक नागिन मेरे पीछे पड़ गई। जब नागिन मेरा पीछा करने लगी तो मैंने अपनी बेटी को एक गुफा में छुपा दिया
और मैं भागने लगा, लेकिन नागिन ने मुझे पकड़ ही लिया और उसने मुझे श्राप देकर इस पेड़ में कैद कर दिया। मैं 15 सालों से यहाँ कैद हूँ। मेरी बेटी अब बड़ी हो चुकी होगी, बस उसे देखने के लिए ही मैं जिंदा हूँ। रामदास जग्गू को उस गुफा के पास लेकर गया जिसमें उसने अपनी बेटी छिपाई थी। पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बेटी, मैं भी तुमसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। अब तो तुम बहुत खूबसूरत और बड़ी हो गई हो। बेटा जग्गू, तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? इस जिम्मेदारी से मुक्त होकर मैं चैन से मर सकूंगा। जग्गू ने विवाह के लिए हाँ कर दी। ससुर जी, मरने से पहले आप मुझे इमरती एक्सप्रेस तक पहुंचा दीजिए। हाँ चलो, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। रामदास जग्गू को अंधेरे जंगल में लेकर गया जहाँ एक लंबी ट्रेन खड़ी थी। उस इंजन पर लिखा था इमरती एक्सप्रेस। इंजन के पीछे बड़ी बड़ी इमरतियाँ थी। ये इमरती एक्सप्रेस है और इसके बराबर में ही इमरतियों का तालाब है। तुम इन इमरतियों को बेच सकते हो। जब इमरती एक्सप्रेस की इमरतियाँ कम हो जाएं, तो तुम तालाब से और इमरतियाँ निकालकर ट्रेन में जोड़ लेना। इतना कहकर बूढ़ा आदमी मर गया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कोमल है। जब तक मैं पैसे इकट्ठे नहीं कर लेता तब तक हम उस गुफा में ही रहेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं। अगले दिन जग्गू इमरती एक्सप्रेस लेकर गांव पहुँचा। बड़ी बड़ी इमरतियों की इतनी लंबी कतार को देखने के लिए गांव वालों की भीड़ लग गई। गांव वालों, ये इमरती एक्सप्रेस है। मात्र 10 रुपए दीजिए और जी भरकर इमरती खाइए। इमरती खाने वालों की भीड़ लग गई। 10 रुपए में स्वादिष्ट इमरतियाँ, वो भी पेट भरकर खाने को मिल रही थी। जग्गू एक दिन में हजारों रुपए कमाने लगा। वो रोजाना इमरतियों के तालाब से इंजन में इमरतियाँ जोड़ता और ट्रेन को गांव में ले आता। उधर बंसी हलवाई का धंधा ठप हुआ जा रहा था क्योंकि गांव वालों को जग्गू से बहुत सस्ते में मिठाई मिल रही थी। तुम आजकल इतनी कम मिठाई क्यों बना रहे हो? मिठाई बिक ही नहीं रही तो मैं ज्यादा बनाकर क्या करूं? वो जग्गू कहीं से इमरती एक्सप्रेस लेकर आया है। सारे गांव वाले उसकी इमरती खाकर ही संतुष्ट हैं। अन्नपूर्णा ने इमरती एक्सप्रेस का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। वो एक दिन जग्गू के पास पहुंची। जग्गू, मैं दोबारा तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बंसी कम मिठाई बना रहा है, मेरा तो पेट ही नहीं भरता। मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तुमसे भी ज्यादा सुंदर पत्नी मिल गई है। और बंसी से कह देना कि जल्द ही उसे अपनी दुकान इस गांव से हटा लेनी चाहिए क्योंकि मैंने इमरतियां बेच बेच कर खूब धन इकट्ठा कर लिया है। अब मैं इमरती एक्सप्रेस चलाने के साथ साथ एक बड़ी मिठाई की दुकान भी खोलूंगा जिसमें 21 तरह की मिठाइयाँ मिला करेंगी। लेकिन तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो। अन्नपूर्णा भनभनाते हुए बंसी के पास पहुंची। तुम कहाँ गई थी अन्नपूर्णा? मुझे तो लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। तुम्हें जग्गू का इमरती एक्सप्रेस का धंधा बंद करना होगा, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे और मैं भी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। एक रात जब जग्गू इमरती एक्सप्रेस लेकर जंगल लौट रहा था तो बंसी उसके पीछे पीछे गया। उसने जग्गू को इमरतियों के तालाब से ट्रेन में इमरती जोड़ते देखा। अच्छा, तो जग्गू बड़ी बड़ी इमरतियाँ इस तालाब से निकालता है। अगर मैं इस तालाब में कुछ मिला दूं तो बंसी भांग लेकर आया और उसने इमरतियों के तालाब में भांग मिला दी। भांग वाली इमरतियाँ गांव पहुंच गई। जो भी इमरती खाता उसे नशा चढ़ जाता, लेकिन इससे लोगों को इमरती खाने में और भी मजा आने लगा। दूर दूर से लोग भांग वाली इमरतियाँ खाने के लिए आने लगे। जग्गू को भी हैरत हो रही थी कि आखिर इमरतियों में ऐसा क्या मिल गया कि लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। जग्गू को इमरती का रेट बहुत बढ़ाना पड़ा। तब इमरती एक्सप्रेस के पास भीड़ कुछ कम हुई। मेरा दांव तो उल्टा पड़ गया। जग्गू तो भांग वाली इमरतियों से और अमीर हुआ जा रहा है। तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, अब मैं ही कुछ करती हूँ। अगले दिन अन्नपूर्णा ने काला जादू करने वाली एक औरत को बुलाया। तुम काला जादू करके आत्माओं, भूत, प्रेत, पिशाचों को बुलाओ और उन्हें निर्देश दो कि वो तालाब से सारी इमरतियाँ खा ले। अन्नपूर्णा, बंसी और काला जादू करने वाली औरत रात में इमरतियों के तालाब पर पहुँचे। उन्होंने काला जादू करके आत्माओं को बुला लिया। इस तालाब की सारी इमरतियों को खाकर खत्म कर दो। हमें इमरतियाँ पसंद नहीं, हमें तो इंसानों का मांस पसंद है। हम तुम्हें ही खाएंगे।
सारे भूत उन तीनों के पीछे पड़ गए। अन्नपूर्णा, बंसी और जादूगरनी भागने लगे। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ हमें, ये आत्माएं हमें खा डालेंगी, कोई बचाओ हमें। इस तरह अन्नपूर्णा खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस गई। विलासपुर नाम का एक अनोखा गांव था। घर सबके कच्चे थे, लेकिन मन सबका पक्का। हमेशा वहाँ चहल पहल रहती थी। अधिकतर गांव के व्यक्ति शहर कमाने चले जाते और महीने में एक आध बार अपने गांव विलासपुर आते। गांव की महिलाएं कुछ न कुछ छोटे काम करके घर के खर्चे चलाया करती थी। कहाँ जा रहे हो बेटा मोनू? घर चले जाओ, तूफान आ रहा है और बारिश आने की भी संभावना है। आज मेरे पिताजी शहर से मेरे लिए माटी का गुड्डा लेकर आने वाले हैं। मैं वो गुड्डा घुमर चाचा तुम्हें कभी नहीं दूंगा। लेकिन चलो, वो सीधा घर आ जाएंगे। तुम पहले अंदर चलो और पिताजी के ना आने तक तुम अपनी माँ के साथ ही रहना। उस समय मूसलाधार बारिश का संकट था। पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों में जाकर बारिश आकर चले जाने का इंतजार कर रहे थे। माँ, पापा कब तक आएंगे? मैं कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ। आ जाएंगे बेटा, बस तुम शांत हो जाओ और देखना, वो तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएंगे। कुछ ही देर में बहुत जोरों से बारिश होनी शुरू हो जाती है। गांव पूरा डूबने वाला होता है। तब वही मोनू के पिताजी वहां आ जाते हैं। भाग्यवान, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, वरना हम यहीं फंस जाएंगे। क्योंकि मौसम विभाग से खबर आई है कि कई दिनों तक बारिश नहीं रुकने वाली। अगर हम यहाँ रहे तो हमारी दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारा घर बार, हमारा ठिकाना, सब कुछ तो यही है और हमारे पास तो अब राशन भी नहीं बचा। और इस घर के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं है। पिताजी, आप मेरे लिए गुड्डा लेकर आए या नहीं? बेटा, गुड्डा तो मैं तुम्हें बरसात के बाद दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये बड़ी सी किताब लेकर आया हूँ जिसमें तुम अपनी शिकायत लिख सको। तब उन्हें घुम्मड़ चाचा आवाज देते हैं। अरे चंद्रकांत बेटा, पूरा गांव नदी के उस पार जा रहा है। जब तक बारिश खत्म नहीं होती तब तक हम वहीं रहने वाले हैं। अपना कीमती सामान लेकर हमारे साथ वहाँ चलो। लेकिन हमारा गुजारा वहाँ कैसे होगा? हम क्या करेंगे वहाँ पर? तुम बस अपने घर का कीमती सामान ले चलो। कुछ राशन हो तो वो भी ले लो और वहाँ पर हमारे साथ चलो। इसी में सबकी जानें बचेंगी। वरना अगर नदी और बारिश का पानी हमारे गांव में आ गया तो हमारे घर नहीं बचेंगे। चंद्रकांत अपने परिवार और कीमती सामान लेकर जा ही रहा था कि मोनू ने अपने साथ किताब भी ले ली। बेटा, तुम अपनी किताब मुझे दे दो, वरना तुम्हारी किताब पानी में भीग जाएगी। ठीक है माँ। सारे गांव वाले नदी के उस पार जाकर मिलते हैं और सारे ही जिसके पास जो हो सकता था वो लेकर नदी के पार चला गया। किसी ने बासी खाना लिया तो किसी ने अपने कपड़े और जेवरात। नदी के तट पर गांव वाले बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। पूरे एक दिन उस तट पर बिताने के बाद ना राशन बचा, ना ठिकाना। पानी भी समय के साथ साथ भरता जा रहा था। अगर ऐसे ही बारिश होते रही तो हम में से कोई नहीं बचेगा। हमें स्वयं इंद्रदेव से प्रार्थना करनी होगी, तब जाकर कुछ उपाय निकलेगा। आखिर इन सब में हमारी कोई गलती नहीं है। हे इंद्रदेव, कृपा करें। हमारे साथ बच्चे बूढ़े भी हैं। कृपा करें, उन बेचारों के प्राण संकट में हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर एक बड़ा सा उजाला आता है और इंद्रदेव प्रकट होते हैं। इस वर्षा का कारण स्वयं पृथ्वी के लोग हैं। इसमें मैं तुम पर वर्षा रोककर कृपा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें बचा जरूर सकता हूँ। तुम्हारे पुत्र के पास एक कागज की किताब है। उस कागज की किताब से वो जितने भी घर बनाएगा वो बड़े हो जाएंगे और बारिश में भीगेंगे भी नहीं। जैसे ही वर्षा खत्म होगी सारे घर समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर इंद्रदेव वहां से चले गए और मोनू ने कई सारे कागज के घर बनाए। जैसे ही उन्हें जमीन पर रखा
वो देखते ही देखते बड़े से कागज के घर बन गए। सारे विलासपुर वासी कागज के घर में रहने लगे। बारिश अब भी जोरों से चल रही थी। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। इतनी तेज बारिश में हमारे पास खाने को कुछ बचा नहीं है। हम क्या बनाकर खिलाएं जिससे बच्चों का पेट भर पाए। चंद्रकांत घुम्मड़ चाचा के कागज के कुटिया में जैसे तैसे चला जाता है। क्या हुआ चंद्रकांत बेटा, तुम इतनी बारिश में बाहर क्यों घूम रहे हो? क्या बताऊं काका, मेरा बच्चा और पत्नी दोनों भूख से कराह रहे हैं। अगर हमने खाने का इंतजाम नहीं किया तो संकट ना आ जाए। जैसे तैसे अब जाकर बारिश हमारे घरों में नहीं आ रही है, वरना हमारा असली घर भी पानी में डूब चुका है। मेरे गांव वाले घर में कुछ चावल और मसाला है, अगर वहां जैसे तैसे पहुंच जाएं, तो कुछ दिनों के खाने का इंतजाम हो जाएगा। मेरे घर पर भी मेरा शहर से लाया हुआ बैग है, अगर हम वहां चलकर अपने लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं तो बहुत भला होगा। कड़कड़ाती बिजली और बारिश में अपनी जान की बाजी लगाकर दोनों अपने बाढ़ में डूबे गांव विलासपुर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उनके गले तक पानी भर गया है। यहाँ तो पूरे गले तक पानी भरा हुआ है। कहीं हमारे घर का बचा खुचा राशन भीग गया होगा तो हम क्या करेंगे? हमारा यहाँ से लौट जाना ही ठीक है। नहीं, मैंने अपना राशन घर के ऊपर स्टील की टंकी में रखा हुआ है। अगर हम मेरे घर से वो टंकी ले चलें, तो हमारा काम बन जाएगा। रुकिए, मैं जाकर ले आता हूँ, आप यहीं ठहरिए। चंद्रकांत घुम्मड़ चाचा के घर जाकर, जो घर पानी से आधा भरा हुआ था, वहां से राशन की टंकी ले लेता है। घुम्मड़ चाचा और चंद्रकांत सारा राशन लेकर कागज के गांव पहुंचते हैं। उनके हाथ में राशन देखकर पूरे गांव वाले बेहद खुश हो जाते हैं। इस चावल से हम खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। इससे हम कुछ दिन और यहाँ अच्छे से बिता लेंगे और सबका पेट भी भर जाएगा। पूरे 2 दिन बीतने के बाद बारिश हल्की कम हो जाती है। लगता है बारिश बंद होने वाली है। अगर ऐसा होगा तो हमारा विलासपुर गांव, वहां जाकर हम रहने लगेंगे। कुछ ही समय में बारिश बंद हो जाती है। सारे बेहद खुश हो जाते हैं। बारिश के बंद होते ही कागज का गांव इंद्रदेव के कहे अनुसार गायब हो जाता है। सारे अपने गांव विलासपुर पहुंचकर पानी कम होने का इंतजार करने लगते हैं। अरे देखो, कच्चे घर इतने भीगने के बाद भी नहीं डूबे। ये जरूर इंद्रदेव की महिमा है। ये, अब मैं अपने असली घर में रहूंगा। हाँ बेटा, तुम अब यहाँ पर रहोगे। सारे गांव वाले अपना घर अच्छा पाकर खुशी खुशी विलासपुर में जीवन व्यतीत करने लगते हैं।